हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अधिक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। उसको हम कहते हैं एक्सियम्स ऑफ यूक्लिड या यूक्लिड्स एक्सियम भी बोलते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि यूक्लिड थे कौन। ठीक है, यूक्लिड जो थे अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे। वो एक यूनानी गणितज्ञ थे। उन्हें हम ज्यामिति का पिता कहते हैं या ज्यामिति का जनक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत अधिक वर्क किया है और उन्हीं के नाम पे हम इसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ये जो ज्योमेट्री शब्द है ये दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। इसको चलिए हम डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री यानी कि जियो और मैट्री। मैट्री को हम क्या लिखते हैं, मेट्रिक, यानी जियो का अर्थ है पृथ्वी और मेट्रिक का अर्थ है मापन। तो ज्यामिति का अर्थ क्या है कि पृथ्वी में स्थित जो भी वस्तुएं हैं उनके आकार प्रकारों का मापन। माने कि जैसे यहाँ पर कि कुछ हैं वर्गाकार आकृतियाँ हैं, कुछ वृत्ताकार आकृतियाँ हैं, कुछ क्या होती हैं आयताकार आकृतियाँ होती हैं, कुछ क्या होते हैं त्रिभुज वाली आकृतियाँ होती हैं। तो जो हर आकृति है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर क्या है, उसका शेप है, उसका साइज है, उसका शेप है। तो उनके जो आकार प्रकार होते हैं उनका मापन करना क्या कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, तो ज्यामिति में हम देखिए आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बिंदु। चलिए हम बिंदु को डिफाइन करते हैं। ज्यामिति में हम बिंदु, रेखाखंड, रेखा और अन्य आकृतियां जैसे त्रिभुज, वृत्त, किरण, कोण आदि के विषय में पढ़ते हैं। ज्यामिति में हम सबसे पहले जो है बिंदु पढ़ते हैं। बिंदु क्या है, अगर यहाँ पर एक बिंदु हमने रखा है, यह आपको दिख रहा है, किस कलर का दिख रहा है, लाल कलर का। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉइंट। ठीक है, तो बिंदु को कैसे हम परिभाषित करेंगे कि बिंदु क्या है, एक स्थिति है। माने कि जहाँ आप खड़े हैं वही बिंदु है। अब आप माना यहाँ पे खड़े हैं, तो अब आपने क्या करा, अपना स्थान क्या किया, चेंज कर दिया। आप चल करके यहाँ पर आ गए, तो अब ये बिंदु कुछ और हो गया। माना ये बिंदु ए था, अब ये बिंदु माना पी हो गया। यानी कि आपकी स्थिति क्या है, वो बिंदु है। अब जो बिंदु है ना तो उसकी कोई लंबाई है और ना उसकी कोई चौड़ाई है, ना हम बिंदु का कोई भाग कर सकते हैं, यानी कि उसका पार्ट नहीं कर सकते। तो गणित की भाषा में हम क्या करते हैं, इसे बिंदु से इसे परिभाषित करते हैं कि बिंदु वह होता है जिसकी कोई अपनी जो है लंबाई चौड़ाई नहीं होती, या जिसको हम क्या कर सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो बिंदु एक क्या है, विशेष स्थिति है। ठीक है, तो बिंदु की पहचान कैसे करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु लगाया है नीला रंग का। ठीक है, तो हम इसे नीला बिंदु कहेंगे। फिर एक बिंदु लगाया है मैंने यहाँ पे गुलाबी, तो हम इसे गुलाबी बिंदु कहेंगे। यहाँ पर लगाया है मैंने हरा, तो यहाँ पे हरा बिंदु कहेंगे। लेकिन गणित जो होती है, गणित की खूबसूरती ये होती है कि ये हर किसी टर्म को क्या करती है, परिभाषित करती है। जो आप खड़े थे, अब आपने अपनी स्थिति क्या कर दी, चेंज कर दी, आप सी पे आ गए, और सी पर भी अपनी स्थिति चेंज कर दी, बी पे आ गए। तो यानी कि आप इसे ऐसे कहेंगे कि नीला बिंदु, गुलाबी बिंदु, हरा बिंदु। अब ये क्या है, पर्टिकुलर अलग अलग बिंदु है। अभी आप इसको शेर, गाय, भैंस ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, गणित की जो अपनी खूबसूरती होती है वो यही होती है कि वो बिंदु, वो जो है हर टर्म को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो हमने इसे बिंदु कहा। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है, हम इसको कोई नाम देंगे। इसको हमने ए नाम दे दिया, तो ये ए बिंदु हो गया। अब हमने अपनी जो स्थिति चेंज कर ली, तो जब स्थिति हमने चेंज कर ली तो अब हम कहाँ पर आ गए, बी पे आ गए। तो अब ये कौन सा बिंदु हो गया, बी बिंदु हो गया। अब ये देखिए, अब आपने स्थिति चेंज कर ली, अब आपकी ये लिए क्या बिंदु हो गया, सी बिंदु हो गया। तो इस तरीके से जो बिंदु है उसको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अपनी स्थिति चेंज करेंगे तो स्वतः ही बिंदु क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 4 बिंदु और देख रहे हैं, तो उनको भी हम नाम दे देते हैं। उनको दे देते हैं हम P, Q, R और S। ठीक है, तो अभी आप P पे खड़े थे, अब आप कहाँ चले गए, Q पे चले गए, फिर उसके बाद आप S पे चले गए और उसके बाद R पे। तो बिंदु की पहचान कैसे होती है, हम उसको कोई नाम दे देते हैं, A, B, C या अ, ब, स। आप उसको कोई नाम दे दो, लेकिन वो कहलाएगा बिंदु ही। ठीक है, तो हर स्थिति में बिंदु अलग अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास ये एक बिंदु है। अब जो है हम रेखाखंड
की पहचान करते हैं। अगर हमने अपनी स्थिति चेंज कर ली तो यहाँ तक आने में आपको बहुत सारे डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बिंदु आपको यहाँ पर पार करने पड़ेंगे इस बिंदु से इस बिंदु तक आने के लिए। रेखाखंड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेखाखंड क्या होता है, सिर्फ दो अंतः बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। कि दो अंतः बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है, सीमित दूरी जो होती है, वो क्या कहलाती है, रेखाखंड। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। रेखाखंड उन बिंदुओं से मिलकर बना होता है जो दो बिंदुओं के बीच में स्थित होते हैं। तो जितने बिंदु भी यहाँ स्थित होंगे इनको पार करके ही आप दूसरे बिंदु पर जाएंगे। तो रेखाखंड में क्या होती है, इससे पता चलता है कि सिर्फ लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई नहीं होती है। तो ये इसका एक गुण है कि इसमें सिर्फ एक लंबाई होती है। अब है रेखाखंड को नाम देना, ठीक है। रेखाखंड को नाम देने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर ए और बी दो अंतः बिंदु हैं तो इसका नाम होगा ए बी, और उसके ऊपर से जिस तरीके से मैंने मार्क किया है इस तरीके से आपको लाइन बना करके मार्क करना है, ठीक है। या आप उसको ए बी कह लीजिए या बी ए कह लीजिए, बात एक ही होगी। ये क्या दिखा रहा है, इसकी दिशा को दिखा रहा है, क्योंकि एक ही दिशा में है, चाहे आप ए बी लिख दीजिए या बी ए। ये क्या दिखा रहा है, इसका आकार दिखा रहा है कि ये क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। आपको अगर ऐसा कहीं पर मैथ्स में दिखने को मिले तो ये क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। आप इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे, आप इसको चतुर्भुज नहीं कहेंगे, आप इसको वृत्त नहीं कहेंगे, आप इसे क्या बोलेंगे, रेखाखंड, ठीक है। इसके आकार को दिखा रहा है। अब माना इसकी लंबाई दिखानी है हमने, तो आप इस तरीके से शो नहीं करेंगे, आप लिखेंगे ए बी बराबर 3 मीटर, सी डी बराबर 4 मीटर। तो आप इस तरीके से इसकी लंबाई को दिखा सकते हैं। अब आई बात रेखाखंड को नाम देने की, ठीक है। अब हमें माना रेखाखंड को नाम देना है। अब आप समझ गए कि दो अंत बिंदुओं के को जो मिलाने वाले जो पूरे पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। कि अब आप यहाँ देखिए, जो मैंने आपको बिंदु बताया था, तो बिंदुओं में अगर हमने कहा कि हम P पर थे अभी, अब हम कहाँ आ गए, Q पर आ गए, ठीक है। तो Q पर आने के लिए हमने क्या करा, इसको यहाँ से इस तरीके से बिंदुओं के बीच चलते हुए हम Q में पहुँच गए, ठीक है। फिर Q के बाद अगर हमें S में जाना होगा तो हम इस तरीके से S में भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद S से R में आना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब दूरी तय करते हुए हम ऐसे सीधे सीधे चले आएंगे, S में आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से सीधे इसको इस ऐसी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इनको जोड़ेंगे और आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 भुजाओं वाली एक आकृति मिल गई। तो इसका मतलब क्या है कि आप बिंदुओं को दो अंतः बिंदुओं से रेखाखंड बनते हैं और रेखाखंड से आपकी क्या बनती है, आकृतियाँ बनती है। आप सीधे चलते चले गए और रेखाखंड से मिलकर आपकी क्या बन गई, एक आकृति बन गई। अब आप इस दिशा में चले हैं तो आप इन दो बिंदुओं के बीच आपकी दूरी सीमित हो गई है, तय हो गई है। फिर यहाँ से यहाँ तक तय हो गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक तय हो गई। अब माना आपको ये बिंदु आप R तक आए, ठीक है। P से आप R तक आए। अब R से आपको S की ओर नहीं जाना है, आपको सीधा आगे को चले जाना है, ठीक है। आपको ये दूरी आगे तक चली जानी है, या आप इधर को जाते हैं तो आप S में ना रुक करके आप सीधे चलते चले जाते हैं। तो वहाँ पर अब नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, किरण, रे, ठीक है। कि आप एक अंतः बिंदु से चले और सीधे चलते चले गए, उसके बीच में चाहे कितने भी बिंदु आ गए, आपने सबको क्रॉस किया और आगे आप अनिश्चित दूरी तक चलते चले गए। तो वो आपकी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है, ठीक है। जो एक बिंदु से शुरू होती है और जो है अपरिमित दूरी तक चलती चली जाती है, वो क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। अब किरण की पहचान कैसे होगी हम वो देखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, किरण देखिए, किरण यहाँ पे दो अंतः बिंदु आपको दिख रहे हैं। इसको क्रॉस करती हुई एक लाइन आ गई और ये लाइन क्रॉस करती हुई आगे चली गई। ये पता नहीं आगे तक चलती चली जाएगी, इसकी कोई माप नहीं है कि कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। इसको इंग्लिश में हम रे कहते हैं। जैसे आप रेखाखंड को एक डैश से ऊपर दिखा रहे थे, अब यहाँ पर एक बिंदु और उसके साथ एक एरो लगा करके आप किरण को दिखाएंगे। किरण में सिर्फ एक अंतः बिंदु होता है और जो दूसरा अंतः बिंदु से होते हुए वो जाती है, ठीक है। ऐसी एक यहाँ पर देखिए AC है, दो अंतः बिंदुओं से होकर सीधी आगे तक निकल गई, तो इसको हमने AC से दिखाया, एक बिंदु और उसके बाद एरो लगाकर इसके आकार को दिखाते हैं हम कि इस तरीके से जाती है। और जो रे होती है उसकी कोई माप नहीं होती, वो क्योंकि अपरिमित दूरी तय करती है और सीधे चलती चली जाती है। जैसे आपने सूरज में देखा होगा कि सूरज की जो किरणें होती है वो हम तक पहुँचती हैं, अब उनको हम माप नहीं सकते।
ठीक है। तो एक बिंदु से प्रारंभ होती है और वहीं से एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है। उसको हम एक रेखाखंड, किरण जो है एक रेखाखंड की तरह हम ले सकते हैं। ठीक है। अब जो आपके रेखाखंड है उसको हमने क्या करना है कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, वो अंत बिंदु है उसके। अगर इधर को भी आगे तक बढ़ा दिया जाए, ए सिरे से आगे को इधर को बढ़ा दिया जाए बाईं ओर को, और बी को बढ़ा दिया जाए दाईं ओर को, और असंख्य दूरी ये तय करेगी, तो तब ये क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। कि रेखा की अपनी कोई ऐसी लंबाई नहीं होती कि जो हम 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 20 मीटर लेते हैं, ये सब क्या होते हैं? रेखाखंड होते हैं। ज्यामिति में रेखाखंड का बहुत महत्व है, क्योंकि सारी आकृतियां रेखाखंड पे डिपेंड करती हैं। रेखाखंड से ही हम चतुर्भुज बनाते हैं, रेखाखंड से ही हम त्रिभुज बनाते हैं, और हम पंचभुज बनाते हैं, षटभुज बनाते हैं। तो ज्यामिति में जो है रेखाखंड का बहुत महत्व है। जो रेखा है वो क्या होती है? उसकी कोई निश्चित दूरी नहीं होती, वो असंख्य दूरी तय करती है। तो रेखा को हम इधर से भी और इधर से भी एरो लगा के ए बी से दिखाते हैं। अभी यहाँ पर ए बी है तो ए बी, सी डी होगी तो सी डी, डी ए होगा तो डी ए, तो जिस हिसाब से वो उसने दिया होगा उस हिसाब से हम उसको दिखाएंगे। ठीक है। और रेखा किससे बनती है? रेखाखंड से। ठीक है। दोनों सिरे आगे तक बढ़ा दिए जाएं तो रेखा बन जाती है। अब माना ये दो रेखाखंड हैं, इसके बीच में क्या है? ये सॉरी एक रेखाखंड है और दो इसके अंतः बिंदु हैं। बीच में एक बिंदु है वाई। ठीक है। तो यानी कि अगर हमने बोला कि x जो है वाई, एक्स वाई बराबर वाई जेड है, तो एक्स जेड भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। अब यहाँ देखिए आप, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप एक्स वाई बराबर वाई जेड है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एक्स वाई जेड समरेख है, यानी कि एक्स वाई बराबर वाई जेड है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि एक्स वाई जेड ये समरेख है, मतलब एक रेखा पे स्थित है। कहीं भी आपका अगर आपके आता है कि ए बी सी डी अगर समरेख है, इसका मतलब क्या है? कि वो एक ही रेखा पर स्थित है, और जो एक ही रेखा पर स्थित होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 0। अब आगे आप 9th क्लास में पढ़ेंगे, जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें आप एक कॉन्सेप्ट आएगा कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु क्या है? समरेख हैं। तो समरेख है का मतलब क्या होगा? कि उसका क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि वो एक ही लाइन पे स्थित है। तो उसका क्या क्षेत्रफल होगा? कि उसमें तो सिर्फ लंबाई होगी और तो कुछ होगा नहीं। और क्षेत्रफल के लिए क्या जरूरी होता है? लंबाई चौड़ाई जरूरी होती है। लंबाई के साथ क्या होती है? चौड़ाई भी जरूरी होती है। तो उसने तो कोई मतलब स्थान घेरा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 0 हो जाता है। तो समरेख का मतलब यही है कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो ये क्या है? ए बी सी डी क्या है? समरेख है। अब आपने यहाँ देखा कि जो बिंदु है उसको हम क्या कर सकते हैं? पार्ट उसका नहीं कर सकते, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ना बिंदु में लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है, वो क्या होता है? एक विशेष हमारी स्थिति होती है जहाँ पर हम अभी हैं। तो बिंदु को हम और कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पर ऐसे बिंदु ये लगा दिया तो इसका मतलब ये बिंदु है, पॉइंट है, बस। ठीक है। अब ये एक रेखाखंड आप देख रहे हैं यहाँ, यानी कि सॉरी एक रेखाखंड से ही क्या बनती है? एक लाइन बनती है। इसमें हम दो अंतः बिंदु यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है। ये जो है हमने एक रेखा खींच के यहाँ पे रखी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? इसमें सिर्फ लंबाई है। अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर रूप से देखें यहाँ की ओर, तो इसमें भी क्या है? लंबाई है। तो यानी कि चाहे अगर हम क्षैतिज में कर दें तो तब भी लंबाई है, अगर हम ऊर्ध्वाधर में कर दें तो तब भी ये लंबाई है इसकी। तो यानी कि ये 1 डायमेंशनल होगी। ठीक है। ये क्या है? एक डायमेंशनल कहेंगे इसको, एक आयामी बोलेंगे। ये क्या है? जैसे रेखाखंड होता है एक, ठीक है, उसमें क्या होता है? चौड़ाई नहीं होती है। तो इसको जो इस तरह की जो हमारे पास आकृति होगी उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबाई है। अब आती है 2, यानी कि लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी, तो वो क्या होगा? समतल होगा, वो प्लेन होगा। यानी कि जैसे आपका पेपर है उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, तो यानी कि ये क्या है? एक समतल है। ठीक है। लंबाई और चौड़ाई जिसमें होती है वो समतल कहलाता है, प्लेन कहलाता है। जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, पेपर, चादर, चटाई, इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? इस आकार की 2 डायमेंशनल द्विआयामी आकृति कहलाती हैं। ठीक है। अब जिसमें लंबाई भी हो, ये लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, यानी 3 डायरेक्शन में हो, जो वो क्या कहलाते हैं? त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल बोलते हैं। तो ऐसी पिक्चर कौन सी होती हैं? जैसे घनाभ, घन, इस टाइप की जो चीज़ें होती है, पिरामिड,
ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों होती है। जैसे ये घनाभ है, इसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई होगी। आप अपना मकान ले लीजिए, नीचे जो फर्श है आपकी, नीचे फर्श आप देख रहे हैं, उसमें वो लंबाई और चौड़ाई होता है, वो एक प्लेन होता है फर्श। और छत भी क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। लेकिन जो उसका एक कोना आप देखिए, मकान का एक कोना देखिए जिसमें आपकी छत टिकी हुई है, तो वो कोना क्या होगा, ऊंचाई होगा आपका। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो ये तीनों चीज़ें जिसमें होती हैं वो होती हैं आयामी आकृतियाँ, 3 डायमेंशनल उनको हम बोलते हैं। तो अब आपने यहाँ देखा कि हमने क्या पढ़ा अभी तक, बिंदु पढ़ा, बिंदु से क्या बना, हम फिर 2 बिंदुओं को हमने जोड़ा तो क्या बना, रेखाखंड बना, एक विमीय आकृति हमें मिली, एक आयामी आकृति हमें मिली। फिर उसके बाद जब हमें एक रेखाखंड मिला यानी कि लंबाई मिल गई, तो फिर हमने चौड़ाई को भी उसमें जोड़ा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई वाली पिक्चर को जोड़ा, तो यानी कि हमें तल मिल गया, सरफेस मिल गया, जिसको हम 2D कहेंगे, द्विआयामी आकृति कहेंगे। फिर हमें उसके बाद क्या मिल गया, लंबाई और चौड़ाई को भी लिया और साथ में हमने ऊंचाई को भी लिया, तो तब हमें क्या मिल गया, ठोस मिल गया। यानी कि जो ठोस वाली वस्तुएं होती हैं वो क्या कहलाती है, 3D। ठीक है, तो यानी कि जो तल है, तल जो है आपका वृत्ताकार भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं चूड़ी आपने ली तो वो क्या है, एक द्विविमीय आकृति है। ठीक है, और जैसे आपने बॉल ली, ठोस लिया, गोला लिया आपने, वो क्या है, त्रिविमीय आकृति है। तो उसमें हम जो है इस तरीके से लेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों उसमें काउंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे घन घनाभ इन सब में हम लेते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको करते हैं। अब यूक्लिड की जो अभिधारणाएं हैं, 5 अभिधारणाएं जो हम कक्षा 9th में पढ़ने जा रहे हैं, वो इसी पे बेस्ड है। ठीक।